हेलो गाइस, वेलकम टू L2 भैया। तो जी हाँ, आइए साथियों, आज आप सभी के हिंदी वीडियो का लेक्चर लेकर आया हूँ। जी हाँ, देखेंगे जो भी ये स्टूडेंट क्लास 10 के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं इस वर्ष, अब देखेंगे आपका वक्त भी बहुत कम है और क्या कहते हैं, देख लीजिए साथियों। फिर भी मैं आप सभी के लिए जहाँ तक उम्मीद है कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी का जहाँ तक हो सके ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सभी को मैं क्लियर करवा दूंगा। जी हाँ, मैंने सभी ऑब्जेक्टिव को रेडी कर लिया और चैप्टर वाइज आप सभी का ऑब्जेक्टिव मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी से रूबरू करवाऊंगा, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए और एक भी ऑब्जेक्टिव हाथ से न छूटे। तो जी हाँ, आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और जितना भी वीडियो डालूंगा मैं उनको आप देखिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ज़ाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, सब बनेगा। तो चलेंगे, मैं सभी ऑब्जेक्टिव का तो फिलहाल जितना भी आप सभी का 10 से 15 चैप्टर है आपके हिंदी में, उनका फिलहाल ऑब्जेक्टिव मैं सबका तैयारी कर लिया हूँ, तैयार कर भी लिया हूँ और चैप्टर वाइज आप सभी का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं कि आपको भी पता चलेगा कि यानी जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो किस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सेकंड चैप्टर है तो सेकंड चैप्टर में किस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए, क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं इस साल, तो आप सभी L2 भैया को कस के पकड़ लीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आप सभी का जो हिंदी है क्लास 10 का वो कौन सा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है, कौन सा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए, आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इनसे ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बनते हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। आइए साथियों, देखिए सवाल नंबर 1 में देखिए, यानी क्वेश्चन 1 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यहाँ देखेंगे साथियों, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए में देगा द कास्ट इन इंडिया या देयर मैकेनिज्म। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर बी में देगा कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नंबर डी में देगा कि हु आर शूद्रराज। तो देखिए, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर कौन होगा। तो मैं आप सभी को टेंशन लेने नहीं दूंगा, आप सभी के लिए इतना तक कर दूंगा कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। तो आइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अब आगे सवाल नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को तो कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये लेखक का मतलब होता है लिखने वाला, उनके लिखने वाले कौन है, रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर या गुणाकल मूले या महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनको जो लिखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा को भीमराव अंबेडकर है। आइए अगली क्वेश्चन, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ये सब सवाल बहुत दफा पूछे जाते हैं, हल्के में ये सब सवाल को मत लीजिएगा और मजाक मत बनाइएगा सवालों का, नहीं तो एग्जाम आपका मजाक बन जाएगा। तो देखेंगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म 15 अप्रैल 1819 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 18 फरवरी 1918 ईस्वी, 14 जनवरी 1919 ईस्वी। तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। तो कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। किसका, भीमराव अंबेडकर का। चलिए कह रहा है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, जनवरी 1965 या दिसंबर 1956 या फरवरी 1914 या मार्च 1865। तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इनका देहांत हो गया था। चलिए आगे, ये सवाल तो समझिए ये खजाना वाला सवाल है, बहुत दफ़ा पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव जो है अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए हुए थे, कितना तो मध्यम वर्ग में मार देता है या फिर कितना पिछड़ा वर्ग में मार देता है। तो देखेंगे साथियों, ये सब मिला जुला हुआ आंसर लगता है, तो इसीलिए आपको दिमाग जहन को अस्थिर रख के सवालों का जवाब देना है। तो न तो ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, कौन सा वर्ग होगा, दलित वर्ग में जन्म लिया था। चलेंगे आगे साथियों, अब अगली क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो ये आप सभी का भी फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। देखिए कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है ये जो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया। आगे कह रहा बुद्ध एंड हीज धम्म के लेखक कौन है। एक बुद्ध एंड हीज धम्म
ये क्या कहते हैं, एक शीर्षक है, एक पाठ है। इनके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज या फिर महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीमराव अम्बेडकर है। चलिए आगे, कर आधुनिक मनु कहा गया है, यानी कि आधुनिक मनु किनको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा गया है। चलिए आगे, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? यानी कि श्रम विभाजन और जाति जो प्रथा है या गद्य की कौन सी विधा? कविता है, निबंध है, डायरी या शब्द चित्र? क्या चीज़ है? तो ये जो है साथियों, ये निबंध है। चलिए आगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी निर्माण का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ को तैयार करना। यानी कि भारतीय संविधान को जब बनाने लगा था तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी कि अधिकाधिक भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही ना लिखा गया था। चलेंगे आगे, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अब चलिए सेकेंड चैप्टर में चलते हैं हम। इसमें देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपका जो सेकेंड चैप्टर है विष के दांत, चैप्टर का नाम क्या है? विष के दांत। तो विष के दांत जो कहानी पढ़ेंगे तो बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्ट लगता पढ़िएगा। आगे का रहा क्वेश्चन, देखिए कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो किसके अनुसार सेना जो है सिद्धांत को बदल दिया था? बेटियों के अनुसार या खोखा के अनुसार या मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? तो ये देखेंगे, ये जो मदन हो गया, फिर खोखा हो गया या फिर गिरधर हो गया, तो विष के दांत में ही ये सारे लोग के नाम आए हुए हैं। तो कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि खोखा के अनुसार जो है सेनों को सिद्धांत को बदल दिया था। आगे है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कि कहानी में 4-5 आदमी हैं, जैसा कि मैंने बताया, खोखा है, गिरधर है, मदन है, उसके बाद सेन साहब है। तो इसमें जो है ये पंक्ति किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी या फिर गिरधर ने कहा था? आप देखिए आगे क्या है, या फिर सेन साहब ने कहा था या फिर शोफर ने कहा था। तो देखेंगे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेन साहब ही ने कहा था कि आगे चलकर इसी तरह के बच्चे चोर, डकैत, बदमाश आदि बनते हैं। चलिए अब आगे कह रहा कि विष के दांत के लेखक कौन है? यानी विष के दांत को जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया? नलिन वीरचंद शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या मैक्स मूलर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नलिन वीरचंद शर्मा के द्वारा ये विष के दांत कहानी लिखा गया। चलिए आगे साथियों, कर विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम दोनों? तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि निम्न और मध्यम दोनों को मार देते हैं? तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मध्यम वर्ग को जो उजागर करती है। आगे चलेंगे, कह विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो ये जो विष के दांत जो कहानी है साथियों, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मजेदार कहानी है। आगे कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? यहाँ देखेंगे कुछ नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा नई डाल दिया, तो आप अचक्के मत हो जाइएगा कि अरे सेन साहब का तो हमने पढ़ा था कि वो मोटर कार उसके काली रंग की थी, लेकिन यहाँ नई डाल दिया, तो हो ना हो कहीं सफ़ेद रंग का हो, तो वो मत आप ध्यान लगाइएगा। तो ये भी कौन से रंग की थी? तो ये काले रंग की थी। चलिए आगे, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? यानी सेन साहब को जो बेटी था, क्या कितना बेटी था? तो उसको 5 बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कहानी लगता है जब आप पढ़ेंगे। तो उनमें देखिए, सेन साहब का बेटा उसका नाम खोखा था और उन्हीं का दूसरा नाम काशू भी था, प्यार से कहा करता था। तो वो जो इनका जो कार लगा रहता था, स्ट्रीमल इन कंपनी का इनका कार था, वो क्या करता था, जाता था और उनके बैक लाइट वगैरह को फोड़ दिया करता था। तो उनके बाप जो थे, उनके पिताजी सेन साहब, वो कहते थे नहीं नहीं, मेरा बेटा जो है ना इंजीनियर बनने वाला है, इसीलिए उनको फोड़ देता है। ये हो लगता है कि ये इंजीनियर ही बनेगा। आपको पता नहीं है कि वो किस लिए फोड़ता है, वो देखता है कि उसमें क्या चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए आगे, होता नहीं है साथियों, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई होता है कि बड़े बाप का बेटा होता है, अगर वो चोरी कर लेता है, सॉरी चोरी दूसरी बात, या फिर मान लीजिए कोई सामान को ही तोड़ दिया, तो वो कहेगा अरे ये तो शौक से तोड़ा, वो देख रहा हुआ उसमें क्या। अगर वही कोई गरीब का बच्चा तोड़ दिया तो वो कहेगा अरे बड़ा नालायक, आगे चलकर चोर बदमाश बनेगा। आगे, मदन के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ देखेंगे सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि मदन के पिता का यानी ओकर बाबूजी के नाम क्या था? तो मुरली लाल या त्रिपुरी लाल या फिर गिरधर लाल या संपत लाल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गिरधर लाल उनके पिता का नाम था। आगे कि सेन साहब के बेटे खोखा का नाम क्या था?
तो सेन साहब का जो बेटा था खोखा, उनका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी काशू था। आप देखेंगे इसमें एक सवाल ये भी छूट गया, आपको पूछ देगा कि सेन साहब की जो कार थी वो किस कंपनी की कार थी, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड। कौन सा कंपनी? स्ट्रीमल इंड कंपनी की कार थी। एक हम लोगों का साथी था, उनसे एक दफ़ा सर पूछे भी कि रे खड़े हो जाओ, वो बेचारे बात कर रहे थे, उनसे पूछे कि सेन साहब की कार किस कलर की थी, तो वो बेचारे पता नहीं किस टाइप से बोला, मतलब नाम तो सही, गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो कार स्ट्रीमल इन कंपनी की थी। तो जी हाँ साथियों, देखेंगे इस टाइप से करके आप सभी का 2 चैप्टर फिनिश हो गया। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर फिनिश हो गया। अब चलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।